नमस्कार दोस्तों, उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दा, क्या आर्य भारत के मूल निवासी नहीं हैं, इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में द हिंदू में प्रकाशित एक लेख में टोनी जोसेफ ने नई जेनेटिक शोध के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। लेख ने एक बार फिर तीखी बहस को जन्म दे दिया है। कई तर्क प्रतितर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन टोनी ने अपने लेख में क्या कहा है, इस पर बात करने से पहले प्रचलित आर्य विमर्श का एक बार संक्षेप में दृष्टिपात करना आवश्यक है। भारत में 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व बताया जाता है। यह एक अत्यंत कुशाग्र, कल्पनाशील, व्यवहार बुद्धि से परिपूर्ण और सुसंगठित सभ्यता थी, जिसने दुनिया की पहली प्लान्ड सिटी मोहनजोदड़ो बसाई थी। यह सभ्यता 1900 ईसा पूर्व में नाटकीय तरीके से लुप्त हो जाती है और उसके स्थान पर एक वैदिक सभ्यता उभरती दिखाई देती है। भारत से लेकर गंगा के दोआब तक हजारों किलोमीटर के दायरे में फैली यह सभ्यता अचानक कैसे समाप्त हो गई, इसके बारे में दो थ्योरियां प्रचलित हैं। एक यह कि किसी प्राकृतिक आपदा या जलवायु परिवर्तन संबंधी संकट के कारण उसका नाश हो गया। दूसरी यह कि आर्यों ने उन पर चढ़ाई कर उन्हें दक्षिण में खदेड़ दिया, और यह कि हड़प्पा संस्कृति के मूल निवासी अश्वेत थे, जैसे कि आज द्रविड़ लोग पाए जाते हैं, और आर्य गौरांग थे, जैसे कि भारतीय सवर्ण होते हैं। भारत में आर्यों के आगमन या उनके यहाँ के मूल निवासी होने के संबंध में भी तीन तरह की थ्योरियां प्रचलित हैं। पहली है AIT यानी आर्य इन्वेंशन थ्योरी, जो कहती है कि आर्य यूरोपीय नॉर्डिक थे, जिन्होंने सिंधु घाटी पर सभ्यता पर धावा बोला था। ये लोग अपने साथ संस्कृत और वर्ण व्यवस्था की प्रणाली लेकर के आए थे। इस थ्योरी का आधार भारोपीय भाषाएं हैं, अर्थात भारत और यूरोप की भाषाएं, जिसमें संस्कृत और लैटिन से उत्पन्न होने वाली भाषाओं में कई समानताएं पाई जाती हैं। दूसरी थ्योरी AMT यानी आर्य माइग्रेशन थ्योरी कहलाती है, जिसके मुताबिक आर्य भारत आए जरूर थे, लेकिन वे यहाँ आकर मूल निवासियों से घुल मिल गए थे और उत्तर से दक्षिण तक फैल गए थे। एक अन्य थ्योरी OI यानी आउट ऑफ इंडिया थ्योरी कहलाती है, जिसके मुताबिक आर्य भारत के ही मूल निवासी थे और कालांतर में मध्य एशिया और यूरोप तक फैल गए थे। पहली थ्योरी का समर्थन पश्चिमी और मार्क्सवादी चिंतक करते हैं। पश्चिमी चिंतक इसलिए क्योंकि इससे यूरोपियन नस्ल की श्रेष्ठता सिद्ध होती है और साम्राज्यवादी लिप्साओं को एक ऐतिहासिक तर्क प्राप्त होता है। मार्क्सवादी इसीलिए क्योंकि वे इससे सवर्ण बनाम अवर्ण का अपना विमर्श चला पाते हैं और यह सिद्ध कर पाते हैं कि दलित और द्रविड़ ही भारत के मूल निवासी हैं, जिन्हें सवर्ण आर्यों द्वारा हाशिए पर खदेड़ दिया गया था। तीसरी थ्योरी का समर्थन करने वाले हिंदू राष्ट्रवादी हैं, जो मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता एक ही थी। टोनी जोसेफ ने अपने लेख में महज 3 ही माह पूर्व BMC इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में प्रकाशित एक शोध पत्र की स्थापनाओं के आधार पर बताया है कि दुनिया के कोई 1 अरब लोगों में जो हैप्लोग्रुप R1A DNA पूल पाया जाता है, उसके Y क्रोमोसोम यानी पैतृक गुणसूत्रों से पता चला है कि भारत में 17.5% पुरुषों में वही गुणसूत्र हैं जो समूचे मध्य एशिया, यूरेशिया और दक्षिण एशिया के पुरुषों में पाए जाते हैं, और जिसे आर्यों का प्रसार क्षेत्र माना जाता है। अभी तक केवल X क्रोमोसोम
या मात्रिक गुणसूत्रों के बारे में ही मालूमात थी, जो पिछले 12,500 सालों में भारतीयों में एक नए डीएनए पूल का सम्मिलन नहीं बताता था। लेकिन इसकी वजह यह थी कि कांस्य युग में स्त्रियां माइग्रेशन नहीं करती थीं। मात्रिक गुणसूत्र मां से बेटी में ही स्थानांतरित हो सकते हैं और पैतृक गुणसूत्र पिता से पुत्र में ही स्थानांतरित होते हैं। इन नई शोधों के आधार पर टोनी जोसेफ ने कहा है कि जहां R1A डीएनए पूल समूचे यूरोप, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में है, वहीं भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में केवल उसका उपसमूह Z93 ही पाया गया है। डीएनए पूल का स्पष्ट वर्गीकरण इस तथ्य को निरस्त करता है कि हैप्लोग्रुप का उद्गम भारत में हुआ था, जहां से वह यूरोप और मध्य एशिया में फैला था। टोनी की रुचि यह सिद्ध करने में है कि आर्य विदेशी थे और दलित भारत के मूल निवासी हैं, या और बेहतर शब्दों का प्रयोग करें तो वे आर्यों के आगमन से पूर्व ही यहाँ रह रहे थे और बहुत संभव है कि आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी के प्रतिपादकों के अनुसार अफ्रीका से यहाँ आए थे। टोनी को अंदाजा नहीं है कि हम सभी विदेशी हैं कहकर स्थानीय जाति के तर्कों को निरस्त करने का मतलब केवल सांस्कृतिक वैविध्य की स्वीकृति ही नहीं होता, यह प्रकारांतर से अतिक्रमण, औपनिवेशिकता, जातीय वर्चस्व, साम्राज्यवाद, श्रेष्ठ नस्ल के तर्कों की स्वीकृति भी होती है, जिसके खतरनाक निहितार्थ हो सकते हैं। टोनी की सबसे बड़ी भूल यह है कि अतीव उत्साह में जिस शोध पत्र के निष्कर्षों को उन्होंने अंतिम स्वीकार कर लिया है, वह तो अभी गुणसूत्रों के संबंध में भी अंतिम सूचना नहीं है। फिर भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक परंपराओं की बात ही रहने दें, क्योंकि कोई भी रेशियल लीनिएज केवल गुणसूत्रों तक ही तो सीमित नहीं रहता है। R1A हैप्लोग्रुप डीएनए पूल के भारत में उद्गम की जो अभी तक की मान्य सैद्धांतिकी रही है, उनका एक महत्वपूर्ण सूत्र सरस्वती नदी का सूख जाना भी रहा है, जिसने संभवतः सैंधव सारस्वत सभ्यता के लोगों को पूर्व और पश्चिम दिशाओं में माइग्रेट करने को बाध्य कर दिया था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता तक में रुद्र और शिव के विग्रह पाए गए हैं। ऐसे में आर्यों के आक्रमण की थ्योरी को केवल इस कल्पना के आधार पर ही स्वीकार किया जा सकता है कि उन्होंने यहाँ पर आकर यहाँ की सभ्यता को जस का तस अंगीकार कर लिया हो। यह धारणा हास्यास्पद ही कही जा सकती है, और वैसे भी हड़प्पा संस्कृति में कहीं भी वैसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जो बताते हों कि कोई 4000 पहले यहाँ भीषण रक्तपात हुआ था, जिसने इतनी परिष्कृत सभ्यता को विनष्ट कर दिया। टोनी जोसेफ की जल्दीबाजी समझी जा सकती है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आज भारत में निर्मित साभ्यतिक संघर्षों को महज एक अपरीक्षित शोध पत्र के आधार पर यह कहकर निरस्त करना निहायत ही बचकाना है कि चूंकि हम सभी विदेशी हैं, अतः हम में से किसी की भी इस भूमि पर कोई दावेदारी नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।